Hello everyone, welcome back to Law Prep tutorial. So in today's video, continuing on with our series of videos for CLAT PG. In today's video, we'll be seeing or we'll be inculcating the habit or mastering the art of reading a judgment. As you all know, when it comes to CLAT PG, you are given a passage. On the basis of that passage, you are asked some questions. Okay. और उन पैसेज में जनरली जो है क्या होता है कि जजमेंट्स जो है दिए जाते हैं, जजमेंट्स के पार्ट्स दिए जाते हैं, जजमेंट के एक्सेप्ट जो है वो दिए जाते हैं. उसका कुछ पोर्शन जो है आपको दिया जाएगा और आपको जो है उसको इंटरप्रेट करके उसको समझ के जो है उसको अप्लाई करना पड़ेगा. और अगर आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं, सो यू विल बी स्कोरिंग गुड मार्क्स एंड यू विल बी गेटिंग योर you will achieve your aim for whatever purpose you are giving or appearing for CLAT PG. Okay, whether it be it for LLM or whether it be it for CLAT PSU. ठीक है. So in today's video we'll be understanding or we'll be focusing on how to read judgments for CLAT PG. ठीक है. CLAT PG जैसा कि आपको पता है कि it is an exam that is carried out for giving admission in CLAT in LLM courses in various NLUs across the country. ठीक है. तो उसके लिए CLAT PG एग्जाम होता है और उसमें एक कंपोनेंट है कि अलग अलग सिलेबस, जैसे कि आपको पहले भी हम लोगों ने वीडियोस में देख रखा है कि क्या क्या उसका सिलेबस आता है. ठीक है. तो सबसे पहला स्टेप, कोई भी जजमेंट पढ़ने का या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने का, मतलब CLAT PG की तैयारी करने के लिए जो जजमेंट जरूरी है. अब जजमेंट्स क्या होते हैं कि रोज ही जो है नए जजमेंट्स आते हैं. हाई कोर्ट के आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आते हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आते रहते हैं. ठीक है. अब इतने सारे जजमेंट्स में एक मान लो कि बहुत सारे जजमेंट्स है, मान लो कि असल में बहुत सारे जजमेंट्स है, लेकिन उसमें से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स निकालना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको जो है पढ़ना और उसको समझना एक वैसे ही चीज है या वैसी एनालॉजी है जैसे कि आप एक बहुत बड़े ढेर में, कपड़ों के ढेर में एक आप सुई ढूंढो. ठीक है. वो उतना ही मुश्किल है कि इतने बड़े ढेर में इतने सारे जजमेंट्स में कौन सा इंपॉर्टेंट जजमेंट है वो मुझे पढ़ना है और वो मुझे समझना है, वो मेरी प्रिपरेशन में काम आएगा. ठीक है. तो सबसे पहला जो स्टेप है कि जजमेंट्स कैसे पढ़े, उससे भी इंपॉर्टेंट स्टेप या उससे भी प्राइमरी स्टेप ये है कि कौन से जजमेंट्स पढ़े. जजमेंट्स ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से पढ़े जिसमें से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा रहती है, या फिर मैं वो जजमेंट्स अगर पढ़ लूंगा तो मुझे लॉ की उस पर पोजीशन क्या है वो समझ में आ जाएगी. सो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर मी टू टैकल एनी पैसेज given on that topic in CLAT PG एग्जाम. तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हमें पढ़ने हैं. सबसे पहला, अब इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे. सबसे पहला जो है आपको अपनी आंखें, आपका दिमाग जो है वो खुला रखना पड़ेगा. खुला किसके लिए रखना पड़ेगा? खुला रखना पड़ेगा फॉर लीगल करंट अफेयर्स. जो भी लीगल अपडेट्स होते जा रहे हैं उसका आपको ट्रैक रखना पड़ेगा. अब आपको जैसे कि पता होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जो कि आपको लीगल करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं. हमारा लॉ प्रेप ट्यूटोरियल जो है आपको उस पे वेबसाइट पे भी जो है रोज लीगल अपडेट्स मिल जाएंगे. तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं अपने लीगल करंट अफेयर्स की नॉलेज को ब्रश अप करने के लिए, लीगली अप टू डेट रहने के लिए और नए नए हैपनिंग्स जो कि लीगल स्फीयर में, लीगल फील्ड में हो रही है उनका ट्रैक रखने के लिए. ठीक है. सबसे पहला ये है कि लीगल करंट अफेयर्स आपको रोज उसको ट्रैक करना है. अब उसको ट्रैक करने से फायदा ये होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट केस है, कौन सा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, वो मुझे धीरे धीरे जब मैं पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा तब मुझे पता चल जाएगा. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कैसे निकालते हैं कि एक जजमेंट इंपॉर्टेंट तब माना जाता है जब उस जजमेंट के आने के बाद में लॉ का इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, या नई एक लीगल स्टैंडिंग मिलती है, या एक नया लीगल व्यू पॉइंट मिलता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पिछले साल देखा था सुप्रियो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बात की गई थी सेम सेक्स कपल की मैरिज के रिगार्डिंग कि उनकी मैरिज अलाउ की जाएगी कि नहीं की जाएगी. तो वो एक लैंडमार्क जजमेंट था. ठीक है. इसके अलावा जो है अगर हम केस पुत्तुस्वामी की बात करें तो केस पुत्तुस्वामी भी अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट है, क्योंकि उसमें राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट माना गया. उससे पहले बहुत सारे जजमेंट्स आए थे, खड़क सिंह वाला जजमेंट आया था या MP शर्मा वाला जजमेंट आया था. उसमें राइट टू प्राइवेसी की वो स्टैंडिंग नहीं थी जो केस पुत्तुस्वामी वाले केस में दी थी. ठीक है. तो हुआ क्या उसमें कि एक लॉ की स्टैंडिंग जो है या लॉ का जो मतलब पोजीशन है, प्राइवेसी की जो पोजीशन है उसके रिगार्डिंग लीगल स्टैंडिंग क्या हुई है.
तो उसमें बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आया है। तो ऐसे अगर केसेस आते हैं, ऐसे जजमेंट्स आते हैं, तो वो आप कह सकते हो कि वो एक लैंडमार्क जजमेंट है, उसके ऊपर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको लीगल करंट अफेयर्स का जो है ट्रैक रखना है। अगर आप ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं तो आप जो है कंपाइलेशन ले सकते हैं, मंथली कंपाइलेशन जो है ले सकते हैं, या फिर ईयरली कंपाइलेशन भी ले सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट लीगल करंट अफेयर्स दे रखे हैं और इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है वो इस साल के दे रखे हैं। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि आपको डे टू डे ट्रैक रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मंथली जो है वो कंपैरिजन कर सकते हैं, ईयरली कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको डेली जो है लीगल करंट अफेयर्स का जो है ट्रैक रखना चाहिए। रोज क्या हो रहा है आपको जो है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उससे होता क्या है कि आपकी जो है एक हैबिट बन जाती है। हैबिट जब बन जाती है तो जब आप उसको रोज रोज पढ़ोगे तो उससे इन द एंड जो है आपको एग्जाम में फायदा ही होगा। एक तो आपकी रीडिंग स्पीड बढ़ेगी, उससे आप टाइम बाउंड मैनर में उसको कंप्लीट कर पाओगे, और दूसरा जो है लॉ की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। आप जितना ज्यादा पढ़ते हो उतना ज्यादा जो है लॉ की अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ती है। तो इन माय ओपिनियन यू मस्ट रीड डेली करंट लीगल करंट अफेयर्स डेली। ओके, उसके बाद में अब केसेस तो कवर करने, लेकिन केसेस कहां तक कवर करने, पिछले साल वाले कवर करने, पिछले 2 साल वाले कवर करने, पिछले 3 साल वाले कवर कर रखने हैं, या 5 साल वाले कवर रखने हैं, कितने कवर रखने हैं, कितने कवर करके रखने, सॉरी। तो एटमोस्ट मतलब एटमोस्ट का सॉरी एटलीस्ट जो है आपको 2 साल तक के लीगल करंट अफेयर्स जो है आपको अच्छे से आने चाहिए। लीगल करंट अफेयर्स मतलब जो इंपॉर्टेंट केसेस है पिछले 2 साल के, वो आपको जो है आने चाहिए, उसके ऊपर आपको जो है अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गए हमारे रिसेंट इंपॉर्टेंट केस लॉस, जो अभी अभी आए हैं वो रिसेंट इंपॉर्टेंट केस, वो इंपॉर्टेंट केस लॉस हो गए। अब दूसरे टाइप ऑफ केस लॉस होते हैं जो कि होते हैं लैंडमार्क। एक तो है इंपॉर्टेंट जो पिछले 2 सालों में हो रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ, जिसपे लॉ की पोजीशन चेंज हुई है, वो इंपॉर्टेंट हो गए। और कुछ होते हैं लैंडमार्क जजमेंट्स, जिनमें की बहुत ही ज्यादा जो है कुछ अलग हुआ है, या लॉ का इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा अलग हुआ है, या उसमें कुछ नई चीज एस्टैब्लिश की गई है। तो ऐसी चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ऐसे केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये केसेस जो है आप इसको लैंडमार्क जजमेंट जो है, जो इंडियन लीगल हिस्ट्री के है, आप उसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो। एटमोस्ट जो है आपको 30 to 35 लैंडमार्क जजमेंट्स मिल जाएंगे, और इतने ही आपको पढ़ने हैं, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 30 to 35 वो कौन से है, जैसे कि शंकरी प्रसाद वाला केस हो गया, सज्जन सिंह वाला केस हो गया, गोलकनाथ वाला केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण वाला केस हो गया, एसआर बोमई वाला केस हो गया, मिनर्वा मिल्स वाला केस हो गया, बेरूबर यूनियन वाला केस हो गया, फिर आईआर कोलो वाला केस हो गया, फिर जो है नालसा वाले केस हो गए जिसमें थर्ड जेंडर को जो है रिकॉग्नाइज किया था, और क्या कहते हैं केस पुत्तुस्वामी वाला केस हो गया, खड़क सिंह वाला केस हो गया। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स ये तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के हो गए। इसके अलावा जो भी हमारे सिलेबस में आ रहे हैं, जैसे कि फैमिली लॉ के कौन से हैं, तो फैमिली लॉ में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के रिगार्डिंग कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स है। अगर हम बात करें जुडिशियल सेपरेशन में, जुडिशियल सेपरेशन के कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स है, नल इनकोली वाला जजमेंट हो गया। फिर सेम वे हमारे सिलेबस में लेबर लॉज भी दे रखे, तो लेबर लॉज के कौन से इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हो गए। तो सबकी जितने भी सिलेबस हमें दे रखा है उसके इंपॉर्टेंट केस लॉज हमें एक बार उसकी लिस्ट बना लेनी है, और उसी को फिर बार बार पढ़ना है। ठीक है, एक बार पहली बार पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, हर एक जजमेंट पढ़ने में थोड़ा। जजमेंट भी कैसे पढ़ना है कि ऐसा नहीं कि आपने कोई वेबसाइट खोली उस पर पूरे सब कुछ पढ़ लिया। अभी कैसे पढ़ना है वो भी हम देखेंगे कि जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी आर नॉट डूइंग लीगल रिसर्च, वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन क्लियरिंग द एग्जाम। तो क्लियरिंग द एग्जाम में पूरा जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज है वही जो है पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, और वो कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है वो भी हम जस्ट देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि हर एक सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट का जो है, चाहे फैमिली लॉ हो, चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे वो जूरिस्प्रूडेंस हो, या चाहे वो कंपनी लॉ हो, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो, तो इसमें इंपॉर्टेंट केसेस देखना जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऐसा है जिसमें केसेस थोड़े से ज्यादा है, बाकी में तो क्या है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो उसमें कॉन्सेप्ट की पकड़ अच्छी रखनी है, और कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट एज वेल एज जो है जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स कैसे हैं, जैसे आईआर कोलो हो गया, एसआर बोमई केस हो गया, केशवानंद भारती केस हो गया, शाह बानो हो गया, शाहरा बानो हो गया। शाह बानो जिसमें कि 125 सीआरपीसी के ऊपर बोला गया था कि 125 सीआरपीसी जो है वो एक सेक्युलर प्रोविजन है। ठीक है, तो उसमें मुस्लिम विमेन भी जो है मेंटेनेंस ले सकती है। शाहरा बानो वाले केस में बोला गया था ट्रिपल तलाक जो है, जिसको हम तलाक की बिद्दत कहते हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और उसके बाद में जो है अगर इनसे कुछ रिलेटेड केस लॉज भी है, जैसे कि केशवानंद भारती का केस में आपको पता होगा कि
बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो दिया गया था। अब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की जो जर्नी थी वो स्टार्ट हुई थी शंकरी प्रसाद वाले केस से, फिर सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आया, फिर गोलकनाथ केस आया, फिर 24th अमेंडमेंट 25th अमेंडमेंट आया। तो कहने का मतलब है कि फाइनली इस पे अराइव करने के लिए जो हमारी जर्नी रही थी, केसेस की जर्नी रही थी, वो केसेस भी आपको जो है आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि इन केसेस में क्या हेल्ड किया गया था। ठीक है, तो अगर कोई जजमेंट आ रहा है आफ्टर सीरीज ऑफ केसेस, जैसे कि अगर हम बात करें सेम सेक्स रिलेशंस की, तो उसमें नवतेज सिंह जौहर वाले केसेस से भी पहले बहुत सारे केसेस थे। ठीक है, तो उनमें क्या हेल्ड किया गया था, नवतेज सिंह जौहर वाले में क्या हेल्ड किया गया था। तो अगर कोई केस सीरीज ऑफ केसेस के बाद में आया है या सीरीज ऑफ केसेस उससे रिलेटेड है, तो वो सीरीज भी, उस सीरीज में जो जजमेंट्स है वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है जजमेंट्स पढ़ने के तरीके जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कौन सा जजमेंट पढ़ना है। जजमेंट की कोई लिस्ट या जजमेंट का कोई जो है सीमा नहीं है, पता है। ठीक है, क्योंकि इंडिया में इससे इतने सारे केसेस है, इतने सारे जजमेंट्स आते हैं, तो उसमें छानना जरूरी है। छानना कैसे कि इंपॉर्टेंट पढ़ लिया और लैंडमार्क पढ़ लिया, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट है, अब हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया कि इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कौन से थे और लैंडमार्क जजमेंट्स कौन से थे, ये दोनों आइडेंटिफाई कर लिए। अब आइडेंटिफाई करने के बाद उसको पढ़ना कैसे। सबसे पहले जो है क्या होता है कि अब जैसे आप डायरेक्ट जो है जजमेंट को खोलोगे, जजमेंट आप पढ़ोगे, जैसे मान लो कि एक पॉपुलर वेबसाइट जो है हम इस्तेमाल करते हैं जजमेंट्स पढ़ने के लिए। ठीक है, अब अगर आप कहीं पे भी जाओगे जजमेंट्स पढ़ोगे स्टार्टिंग से ही, तो उसमें एक ये हो जाता है कि आप अगर उसको पूरा पढ़ना स्टार्ट करोगे तो उसमें होगा ये कि आपको एक टाइम के बाद में आके मोनोटोनस लगने लग जाएगा। ठीक है, और आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। तो सबसे पहले कोई भी जजमेंट पढ़ रहे हो आप, उसका आप एक ओवरव्यू ले लो। ठीक है, आप उसका ओवरव्यू ले लो। जैसे कि अभी एक जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने केस डिस्कस किया था खड़क सिंह वाला, खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वो राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। उसमें राइट टू प्राइवेसी वैसे एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज नहीं की गई थी, लेकिन ये बोला था डोमिसिलरी विजिट। डोमिसिलरी विजिट मतलब जब बिना मतलब किसी भी वक्त जो है पुलिस आके जो है किसी भी पर्सन से जो कि जिसके ऊपर शक है कि उसने कुछ ऑफेंस किया होगा या कर सकता है, तो पुलिस उसको विजिट कर सकती है। तो ऐसी विजिट्स को हम डोमिसिलरी विजिट्स कहते हैं। तो अब इस केस को पढ़ने से पहले हम लोगों ने जो है इसका ओवरव्यू पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, इस ओवरव्यू में क्या बताया कि डोमिसिलरी विजिट जो है वो वैलिड नहीं है, वो इनवैलिड है, आप नहीं कर सकते हो। और राइट टू प्राइवेसी को जो है एक फंडामेंटल राइट का दर्जा जो है इस केस में एमपी खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में नहीं दिया था। ठीक है, सेम वे अगर हम बात करें रेजिस्टर ऑफ द रेयर केसेस की डॉक्ट्रिन की, ठीक है, तो उसमें बच्चन सिंह से पहले बहुत सारे केसेस आए थे। तो बच्चन सिंह में क्या क्या बात बोली गई कि डेथ पेनल्टी जो है कॉन्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन रेजिस्टर ऑफ द रेयर केस में दी जाएगी। तो पहले मैंने उस केस का ओवरव्यू पढ़ लिया। ओवरव्यू पढ़ने के बाद जो है मुझे केस पढ़ना है। ठीक है, उससे होगा क्या है कि मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मान लो कि एक फ्लो पता चल जाएगा। अगर कोई भी चीज का हम पहले ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि ये चीजें इसमें है, ये चीजें करी जाएगी, तो हमारा दिमाग भी, जो हमारा जो माइंड है वो भी ऐसे ही वर्क करता है और हमें थोड़ा जल्दी से और आसानी से जो है वो चीज समझ में आ जाती है। ठीक है, ओके, तो सबसे पहले ओवरव्यू पढ़ना मतलब समरी पढ़नी है एक तरीके से। फिर उसके बाद स्टोरी पढ़नी है उस केस की। स्टोरी का मतलब ये हो गया कि उसके फैक्ट्स पढ़ने कि क्या हुआ, पहले क्या हुआ, फिर बाद में क्या हुआ, फिर जो है फैक्ट्स ये थे। अब क्योंकि लॉ आपने अप्लाई कर दिया, तो लॉ आप अप्लाई फैक्ट्स पे करते हो कि ये चीजें हुई थी इसलिए ये लॉ लगेगा और इसलिए ये जजमेंट हम लोग दे रहे हैं। तो जब तक आपको स्टोरी या फैक्ट्स नहीं पता होंगे कोई भी केस के, जो है आपको पता नहीं लग पाएगा कि लॉ कैसे अप्लाई हुआ और जो अप्लाई भी हुआ वो क्यों अप्लाई हुआ है। तो सबसे पहले फैक्ट्स जानना बहुत जरूरी है कि वो कैसे हुआ, इशू क्या थे, क्या जो है मैटर था, फिर जो है कोर्ट में कैसे गया, क्या क्या चीजें हुई थी उसमें, वो सब जानना जरूरी है। फिर उसके बाद में कोर्ट ने कौन कौन से इश्यूज फ्रेम किए जिसपे डेलिब्रेशन कोर्ट को करना था। ठीक है, और उसके बाद में जो है आर्गुमेंट्स आते हैं, मतलब पार्टीज के आर्गुमेंट्स आते हैं, पेटिशनर के आर्गुमेंट्स आते हैं, रेस्पोंडेंट के आर्गुमेंट्स आते हैं, या अलग अलग जो है पार्टीज, अलग अलग जो ऑपोजिट पार्टीज है उनके जो है क्या कहते हैं आर्गुमेंट्स आते रहते हैं, अलग अलग जो ऑपोजिट पार्टीज है उनके। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट्स हमारे लिए इतने जरूरी नहीं है। आर्ग्यूमेंट्स एग्जाम के पर्पस के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स को अगर आप स्किप भी कर दोगे, और मेरी मानो तो स्किप ही करना चाहिए, तो दैट वुड बी बेटर। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंट्स पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अब उसके बाद में आता है लास्ट, जो कि है फाइनल जजमेंट क्या हेल्ड किया गया था। कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, जो रेसिडिसेंडी है, वो क्या हेल्ड की है, ठीक है, वो क्या चीज जो है उसमें बताया गया है। अगर कोर्ट उस जजमेंट पे अराइव हुआ है तो उसके पीछे क्या रीजन लगा के कोर्ट उस केस के जजमेंट पे आया है, कैसे उस पे अराइव किया है, वो जानना बहुत जरूरी है। फाइनल जजमेंट कोर्ट ने क्या हेल्ड किया। और कुछ एक केसेस में जो लैंडमार्क केसेस है उसमें डिसेंटिंग ओपिनियन भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसे कि अगर हम पिछले एक वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर का, जब हम केशवानंदा भारती केस को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में एक जस्टिस थे, जस्टिस मुदोलकर, जिन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को बताया था, ठीक है। तो अगर कोई भी पर्सन डिसेंटिंग ओपिनियन दे रहा है तो वो डिसेंटिंग ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर लैंडमार्क जजमेंट्स में, ठीक है। तो वो चीज जरूरी है, उसको भी जो है आपको ध्यान रखना है। अभी हमारा सेकंड स्टेप हो गया, हमें पता चल गया क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले ओवरव्यू पढ़नी है। कोई भी केस अगर मैं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं नवतेज सिंह जौहर पढ़ रहा हूँ तो नवतेज सिंह जौहर की पहले मैं समरी पढ़ूंगा। समरी मैंने एक बार पढ़ ली, अब उसके बाद में उसके फैक्ट्स पढ़ूंगा। फैक्ट पढ़ने के बाद जो है मैं क्या पढ़ूंगा, उसके इश्यूज क्या कोर्ट ने फ्रेम किए थे, और इश्यूज फ्रेम करने के बाद जो है फाइनली जो है कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था। ये एक सिंपल शॉर्ट और स्वीट तरीका है कोई भी जजमेंट को पढ़ने का, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या है कि अब उस जजमेंट की मैं अपने वर्ड्स में जो है एक शॉर्ट समरी बना लूं। जैसे कि शायरा बानो वाला केस लेते हैं, तो शायरा बानो वाले केस में क्या क्या आया कि तलाक की बिद्दत जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। अब तलाक की बिद्दत क्या होता है, तलाक की बिद्दत को अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया, कौन से आर्टिकल को वायलेट करता था, 14 को करता था, 21 को करता था, और किस लिए उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। ये मैंने अपने शब्दों में लिख लिया। मैक्सिमम जो है 7 से 8 वर्ड्स में आराम से आपका हो जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि आपने एक बार ये सब चीज कर ली, उसके बाद जो है जब आप रिवीजन करोगे तो आपको वापस पूरा जजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको उस 7-8 लाइन में भी पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। जब आप जजमेंट पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट चीजें उसमें आइडेंटिफाई करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सी चीज लिखनी है, कौन सी चीज नहीं लिखनी है। ओके, दैट वुड बी वेरी मच इजी। अब एक बार आपने समरी बना ली तो फिर उसी को जो है रिवाइज करते रहना है। आप उसको देख लिया बार बार, कि मतलब बार बार कहने का मतलब है कि रोज नहीं, हफ्ते में 1-2 बार जो है वो देख लिया कि इसमें क्या हेल्ड किया गया था, क्या चीजें इसमें थी, ठीक है। अब ये इस तरीके से अगर आप लैंडमार्क और इंपॉर्टेंट जजमेंट्स कवर करते हो, सो आई अश्योर यू दैट यू विल नॉट गेट एनीथिंग रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू एनी जजमेंट्स व्हिच आर आस्क्ड। ओके, अगर इस तरीके को अगर आप अपनाते हो तो विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन जजमेंट्स। ये सिर्फ और सिर्फ जजमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए है। जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो तो आपको रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। वो तो आपको उसके लिए आपको वर्क करना ही पड़ेगा। जैसे कि आर्टिकल 14 में टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। अब आपने केसेस तो सभी पढ़ लिया आर्टिकल 14 के, इपिरोयप्पा वाला केस पढ़ लिया, या फिर बाकी जो जितने भी केसेस है, अनवर अली स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार वाले केस पढ़ लिए, लेकिन आपको टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही अगर समझ में नहीं आया तो दैट विल नॉट बी वेरी मच गुड, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, कॉन्सेप्ट प्लस जजमेंट रीडिंग की जो स्किल है वो आपको आनी चाहिए। अगर दोनों कंबाइन कर देंगे हम लोग तो क्लैट पीजी में यू विल डेफिनेटली स्कोर अ रैंक इन 2 digits, in 2 digits. Okay, and if you practice more, then there is a high probability that you may score rank in 1 digit as well. Okay, so हम लोगों ने आज जो देखे 3 स्टेप देखे हैं। सबसे पहला ये आइडेंटिफाई करना कि इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट्स कौन कौन से हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि लैंडमार्क जजमेंट्स जो आपके लिए लैंडमार्क है वो सबके लिए है। वो आपको लैंडमार्क जजमेंट्स कहीं पे भी मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट जजमेंट्स को आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप रोज लीगल करंट अफेयर्स का ट्रैक रखोगे, उसको रोज पढ़ते रहोगे, तो आपको एक टाइम पे आते आते पता लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या पढ़ना है, पहले ओवरव्यू पढ़ो, फिर उसके फैक्ट्स पढ़ो, फैक्ट्स पढ़ने के बाद इश्यूज क्या फ्रेम किए गए हैं कोर्ट ने वो पढ़ो, और फिर लास्ट में फाइनल जजमेंट जो है कोर्ट ने क्या दिए, और लास्ट उसके नोट्स बनाओ और इसी को जो है आप बार बार जो है रिवाइज करते रहो। ओके, सो दिस वाज in today's video we discussed as to how you have to read a judgment, you have to understand the judgment and write the same in your own words, so that you are not, or you are at ease when it comes to solving questions based on judgment based paragraphs. Okay, so that's all for today. We'll meet again on the same platform in some other video, and in which we'll be discussing something else
pertaining to CLAT PG. So thank you everyone.